अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद। और नाज़रीन, आज की जो वीडियो है उसमें हम वर्टिगो को डिस्कस करेंगे। वर्टिगो को अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो क्या है वर्टिगो, क्या है वर्टिगो? बेसिकली चक्कर का आना है। तो वर्टिगो के बेसिकली जो टाइप्स हैं, कितनी टाइप्स हैं वर्टिगो की, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कौन कौन से प्रॉब्लम्स और हैं जो वर्टिगो की वजह से हो सकते हैं, और आया है कि ये वर्टिगो जो है एक सीरियस किस्म की कंडीशन है या इसको इग्नोर किया जा सकता है, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वर्टिगो के वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद हम इसके काजेज़ को डिस्कस करेंगे कि रीज़न्स क्या हैं जिसकी वजह से वर्टिगो के चांस बढ़ सकते हैं। और लास्ट में हम इसकी एक्सरसाइज भी आपको बताएंगे कि अगर किसी को चक्कर ज़्यादा आते हैं तो उसमें एक्सरसाइज कौन सी की जा सकती है। तो सबसे पहले तो अगर वर्टिगो को देखा जाए, चक्कर आने की रीज़न क्या है, तो रीज़न अगर देखी जाए तो बेसिकली दो कॉमन रीज़न है इसमें। सबसे पहली रीज़न तो ये है कि सिंपल वर्ड्स में जो आपको बता रहा हूँ उसमें सबसे पहली रीज़न ये है वर्टिगो की कि उसमें जो वेस्टिबुलर नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है। बेसिकली जो इनर ईयर है वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है और उसके फ्लूइड के जमा होने की वजह से नर्व के ऊपर कंप्रेशन आता है और नर्व कंप्रेस हो जाती है, वेस्टिबुलर नर्व जो है, और उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर सेकेंडली अगर इसको देखा जाए तो जो हमारा इनर ईयर है, जो एक तो ये आउटर ईयर है ना जो आपको बाजार नज़र आ रहा है, एक हमारा इनर ईयर है जो बिल्कुल अंदरूनी साइड पे मौजूद होता है। और ये जो बेसिकली अंदरूनी हमारा ईयर है, यहाँ पर बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिस्टल्स होती हैं जो अपनी प्लेसमेंट पे मौजूद होती हैं। बाज़ बात ये होता है कि वो कैल्शियम कार्बोनेट की जो क्रिस्टल है वो डिसप्लेस हो जाती है। जब वो डिसप्लेस हो जाती है तो फिर जो है ना चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, तो ये भी रीज़न होती है। तो बेसिकली अगर टाइप्स को देखा जाए तो वर्टिगो की दो मेन टाइप्स हैं। पहले नंबर पे जो टाइप है उसको हम पेरिफेरल वर्टिगो कह सकते हैं, और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो आती है वो सेंट्रल वर्टिगो है। और सबसे पहले तो अगर पेरिफेरल वर्टिगो देखें तो पेरिफेरल वर्टिगो बेसिकली क्या है? पेरिफेरल वर्टिगो जो है ये बेसिकली अभी जो मैंने थोड़े कुछ सेकंड पहले आपसे डिस्कस किया कि जो इनर ईयर है उसमें अगर इन्फ्लेमेशन होगी उसकी वजह से अगर वर्टिगो होगा तो वो पेरिफेरल वर्टिगो कहलाएगा। फिर अगर इसी तरह जो दूसरी रीज़न है जिसको हम क्या कह सकते हैं, सेंट्रल वर्टिगो। सेंट्रल वर्टिगो जो है वो किस वजह से होता है? सेंट्रल वर्टिगो बेसिकली दिमाग के अंदर की वजह से होता है। वो दो तीन रीजंस उसके हो सकती हैं। दिमाग के अंदर अगर रसोली है, ट्यूमर है, उसकी वजह से हो सकता है। अगर पेशेंट को स्ट्रोक है तो उसकी वजह से भी वर्टिगो उसको हो सकता है। और फिर इसके अलावा बेसिकली अगर इन्फेक्शन है ब्रेन के अंदर तो ये भी एक रीज़न हो सकती है वर्टिगो की। तो अब इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स है वर्टिगो से मिलते जुलते जिसकी वजह से वर्टिगो हो सकता है, वो कौन कौन से हैं वो भी हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करते हैं। अगर उसमें सबसे पहले हम देखें तो इसको हम कहेंगे बेनन पेरोज्मल पोजिशनल वर्टिगो, जिसको BPPV भी आप कह सकते हैं। तो ये बेनन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो जो है ये मोस्टली जो है ना मोस्ट कॉमन वर्टिगो है, और इसमें जो हेड की पोजीशन है वो चेंज होती है थोड़ी सी, और हेड की पोजीशन चेंज होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास अगर देखा जाए तो मेनियर डिजीज़ है। मेनियर डिजीज़ क्या होती है? मेनियर डिजीज़ में जो इनर ईयर है वहाँ पे फ्लूइड जमा हो जाता है, और उस फ्लूइड के जमा होने की वजह से भी वर्टिगो हो सकता है। और इसी तरह अगर तीसरे नंबर पे हमारे पास देखें तो तीसरे नंबर पे हमारे पास लेब्रिंथस आती है। लेब्रिंथस भी इसकी एक किस्म है वर्टिगो की। और लेब्रिंथस में क्या होता है कि जो इनर ईयर होता है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, और इनर ईयर में इन्फ्लेमेशन की वजह से सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है वो ये कि हियरिंग लॉस, यानी कि एक कान से या बाज़ औक़ात दोनों कान से जो है जो सुनवाई है वो चली जाती है, तो प्रॉपर बंदा सुन नहीं सकता। क्यों नहीं सुन सकता? बेसिकली वेस्टिबुलर नर्व जो है वो बेसिकली वहाँ पे कंप्रेस हो जाती है। फिर इस तरह चौथी पोजीशन पे अगर हम आए तो चौथी पोजीशन पे वेस्टिबुलर
न्यूराइटिस है। और न्यूराइटिस में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे भी जो वेस्टिबुलर नर्व है वो फ्लूइड की वजह से कंप्रेस हो जाती है, और जब ये वेस्टिबुलर नर्व कंप्रेस होती है तो इस वेस्टिबुलर नर्व के कंप्रेस होने की वजह से भी वर्टिगो का चांस बढ़ जाता है। लेकिन तीसरी लेब्रिंथस और इसमें वेस्टिबुलर न्यूराइटिस में फ़र्क ये है, लेब्रिंथस का अगर प्रॉब्लम होगा उस किस्म के वर्टिगो में जो हियरिंग है वो लॉस हो जाएगी 1 ईयर की या बोथ ईयर्स की। बट हेयर इन वेस्टिबुलर न्यूराइटिस, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें हियरिंग लॉस नहीं है। तो ये बेसिकली टाइप्स है बेसिकली जो हमने अभी डिस्कस की वर्टिगो की। अब हम आ जाते हैं मेन सिम्टम्स के ऊपर। वर्टिगो की जो मेन सिम्टम्स हैं वो कौन कौन सी हैं? वर्टिगो की मेन सिम्टम में सबसे पहले जो सिम्टम हमारे पास आती है दैट इज़ द प्रॉब्लम फोकसिंग आई, यानी कि बेसिकली जो आई का फोकसिंग प्रॉब्लम है वो ख़राब हो जाता है, यानी कि आई को फोकस नहीं कर पाता है ऐसा पेशेंट जिसको चक्कर वगैरह ज़्यादा आते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास देखा जाए तो डिजीनेस है, यानी कि ऐसा पेशेंट जिसको वर्टिगो का प्रॉब्लम होगा उसके साथ हमेशा एक मसला रहेगा कि सुस्ती उसके साथ हमेशा रहेगी, वो हर लेजीपन उसमें बहुत ज़्यादा होगा, हर वक्त वो सुस्त रहेगा। और उसके बाद हियरिंग लॉस इन 1 एंड बोथ ईयर। अब उसकी हियरिंग लॉस जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि उसकी जो हियरिंग लॉस है या तो 1 ईयर में या बोथ ईयर्स में उसकी चली जाएगी। और इसके अलावा जो बैलेंस है, बैलेंस प्रॉब्लम ऐसे पेशेंट को रहेगा, उसका बैलेंस ख़राब रहेगा, गिरने का खदशा रहेगा उसको। और नेक्स्ट रिंगिंग बेल्स, यानी कि वर्टिगो का जो पेशेंट है जिसको चक्कर ज़्यादा आते हैं उसके साथ एक और प्रॉब्लम ये रहेगा कि उसको फील ऐसा होगा हर वक्त कि जैसे उसके कान के अंदर घंटियां बज रही हैं, बेल्स बज रही हैं। तो ये भी एक सिम्टम्स है, मोस्ट कॉमन और इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है बेसिकली वर्टिगो की। फिर उसके बाद देखें तो नोज़िया और वॉमिटिंग, ऐसा पेशेंट जिसको वर्टिगो का प्रॉब्लम है वो हमेशा नोज़िया वॉमिटिंग के साथ रहेगा। और लास्ट में जो इसकी सिम्टम्स है जिसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते वो ये है कि बेसिकली उसमें जो नेक होती है, गर्दन होती है बेसिकली पेशेंट की, वो स्टिफ हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, उसके मसल्स जो है वो हार्ड हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। तो ये बेसिकली सारी सिम्टम्स हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी काजेज़ की वजह से की तरफ आ जाते हैं कि यानी कि वो कौन सी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक पेशेंट जो है वो वर्टिगो का शिकार हो सकता है। अब इन काजेज़ में सबसे पहले नंबर पे आप देखें तो माइग्रेन आता है। माइग्रेन, ऐसे पेशेंट जिनको माइग्रेन है, दर्द शिकीका है, कंटिन्यूस रहता है, ऐसे पेशेंट जो है वर्टिगो का शिकार हो सकते हैं। सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए उसके बाद स्ट्रोक की रीज़न है। अगर ऐसा कोई पेशेंट जिसको स्ट्रोक हुआ हो, स्ट्रोक भी एक ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से वर्टिगो हो सकता है। स्ट्रोक के बाद फिर हमारे पास डायबिटीज़ आता है। अगर शुगर का कोई मरीज़ है तो डेफिनेटली वो भी इसका इफ़ेक्ट हो सकता है वर्टिगो का। और इसके बाद हमारे पास जो प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, अगर कोई ऐसा पेशेंट है कि अगर उसमें प्रोलॉन्ग रेस्ट है, बहुत कोई इसको ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसको लॉन्ग टर्म रेस्ट करना पड़ रहा है, तो वो भी वर्टिगो का शिकार हो सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास देखा जाए तो ईयर सर्जरी आ जाती है। अगर ईयर सर्जरी पेशेंट की हुई हुई है तो उस ईयर सर्जरी की वजह से भी उसके अंदर जो प्रॉब्लम है वर्टिगो का हो सकता है। फिर अगले नेक्स्ट जो छठे नंबर पे हमारे पास आता है एटेक्सिया आता है। एटेक्सिया क्या होता है? एटेक्सिया बेसिकली वो कंडीशन होती है जिसमें जो हमारे मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और जब मसल्स वीक होते हैं तो उसको हम एटेक्सिया कहते हैं, और उसकी वजह से जो बैलेंस है वो भी ख़राब हो जाता है। तो ये जो कंडीशन है इसकी वजह से वर्टिगो हो सकता है। फिर लास्ट में जो आखिरी कंडीशन हमारे पास आ जाती है उसको सेफलस कहते हैं। सेफलस क्या है? सेफलस बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से आता है। वो बेसिकली जेनिटल के ऊपर भी आ सकता है, रेक्टम के ऊपर भी आ सकता है, और माउथ के ऊपर भी आ सकता है। तो ये जो सेफलस है ये बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और ये अगर होगा तो इसकी वजह से भी जो बेसिकली वर्टिगो का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये तो नाज़रीन हमने बेसिकली सबसे पहले टाइप्स डिस्कस की, उसकी बेसिकली सिम्टम्स डिस्कस की। सिम्टम्स के बाद फिर हमने
इसकी काजेज़ डिस्कस की। अब लास्ट में जो आखिर में हमारे पास आ जाता है वो बेसिकली इसका ट्रीटमेंट आ जाता है। ट्रीटमेंट में बेसिकली मेडिकेशन ट्रीटमेंट पे मैं नहीं जा रहा। मेडिकेशन ट्रीटमेंट तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, वो आपको डेफिनेटली बताएगा। यहाँ पे जो बेसिकली एक एक्सरसाइज दी जाती है फिजिकल थेरेपी में, उसको हम बोलते हैं ब्रेन डेरूफ एक्सरसाइज। ब्रेन डेरूफ एक्सरसाइज बेसिकली कौन सी होती है? ब्रेन डेरूफ बेसिकली उसने सबसे पहले वर्टिगो की एक्सरसाइजेस का बताया कि बेसिकली जैसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि बेसिकली जो वर्टिगो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल होता है जो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है और ये हमारे इनर ईयर के पास होता है। अब जब इसकी डिस्प्लेसमेंट होती है तो उसकी वजह से वर्टिगो हो जाता है। तो अब बेसिकली डेरोफ की जो एक्सरसाइजेज हैं वो क्या हैं? डेरोफ की एक्सरसाइज ऐसी है कि जैसे मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ। बैठ के बिल्कुल कोने पे आप बैठे और बैठ के आपने सबसे पहला जो काम किया इसको नेक को 45 के एंगल पे बेंड किया, यानी कि 45 के एंगल पे आपने बेंड किया नेक को और उसके बाद 30 to 40 सेकेंड्स आपकी यही कंडीशन रहेगी और फिर आपने इसी हालत में ऐसे लेट जाना है और इसी 45 के एंगल पे नेक को 30 सेकेंड के लिए रखना है। अब ये एक्सरसाइज करते हुए एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है। वो क्या ख्याल रखना है? फॉर एग्जांपल अगर तो पहले से डिजीनेस है, मींस कि ऐसा पेशेंट जिसको पहले से ही डिजीनेस है, उसको सुस्ती है, अगर वो ये एक्सरसाइज करेगा तो डेफिनेटली उसका बैलेंस भी ख़राब हो सकता है और वो गिर भी सकता है। तो इसलिए ये एक्सरसाइज करने से पहले ज़रूरी है कि आसपास जो आपका एरिया हो उसमें कोई ऐसी शार्प चीज़ ना पड़ी हो कि खुदा ना खास्ता गिर जाए तो और ज़्यादा चोट लग जाए। तो ये एक्सरसाइज बेसिकली इसमें डिजीनेस क्यों आती है? क्योंकि जब कैल्शियम कार्बोनेट का जो क्रिस्टल है जब वो मूव करता है तो ऑटोमेटिकली उसमें सुस्ती आ जाती है और बैलेंस ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो ये कि इसमें कहा जाता है कि जब ये एक्सरसाइज आप करें तो उसके बाद जो है ना आप थोड़ा सा रेस्टिंग पोजीशन पे रहें, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो फिर उसके बाद आप करें। तो फिर इसी तरह हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट जो है ना आपने 45 के एंगल पे नेक को रखा, फिर उसी हालत में आपने रख के लेट गए ऐसे राइट साइड पे और फिर इसको आपने 45 के एंगल पे रखा। फिर इसी तरह उठ के वापस अपनी पोजीशन पे आए और दूसरी साइड पे ऐसे करके 45 का एंगल रखा, वो भी 30 सेकंड के लिए। तो ये अगर आप एक्सरसाइज रिपीट करेंगे 3 टाइम्स अ डे और आफ्टर 10 to 15 डेज डेफिनेटली एक फ़र्क पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं जो पेशेंट्स हैं जिनको बताया जाता है हमारी तरफ से और जब वो रिस्पॉन्ड करते हैं आफ्टर 1 वीक और 10 डेज़ या 15 डेज़ तो डेफिनेटली उसमें 50 to 60% चांसेस होते हैं इम्प्रूवमेंट के और उनके जो वर्टिगो की शिकायत है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। तो नाज़रीन ये रहा आज का टॉपिक जिसमें हमने वर्टिगो को डिस्कस किया और इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।